हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम लेकर आए हैं एक नेक्स्ट गवर्नमेंट स्कीम के बारे में। जैसा कि गाइस आप जानते हैं कि रेगुलर बेसिस पे गवर्नमेंट स्कीम्स को चैनल के द्वारा समझाया जा रहा है। प्रीवियस ईयर्स में पूरे एक साल में कितने गवर्नमेंट स्कीम्स इंपॉर्टेंट रहे हैं जो विजन आईएएस की मैगजीन में भी आए हैं, वो हम सारे के सारे कवर करेंगे क्योंकि एग्जाम पर्सपेक्टिव से गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइस, आज हम जो स्कीम उठाने जा रहे हैं उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक का नाम ही है पीएम स्वानिधि, यानी प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि स्कीम। अब देखो, ये उस समय क्यों न्यूज़ में रही, और ये आपके अक्टूबर की मैगजीन का पार्ट है गवर्नमेंट स्कीम का। तो मैंने आपसे जैसा कहा भी था कि गवर्नमेंट स्कीम एक साथ ही आएंगी सारी की सारी। तो न्यूज़ में इसलिए रहा कि जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पूरा एनालाइज किया कि पीएम स्वानिधि की स्कीम आने से स्ट्रीट वेंडर्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा है। तो याद रखना, एसबीआई ने ये रिपोर्ट निकाली है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ये रिपोर्ट निकाली है। ठीक है। अब अगर हम आ जाएं कि इस जो स्कीम के तहत कोशिश क्या की जा रही थी, ऑब्जेक्टिव क्या है स्कीम का। देखो, इस स्कीम का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है कोलेटरल फ्री वर्किंग कैपिटल लोन प्रोवाइड करना। अब देखो, यहाँ पर एक टर्म आ गई आपकी, वर्किंग कैपिटल। उधार देना है, कोलेटरल फ्री लोन देना है, लेकिन कैसा हो, वर्किंग कैपिटल के लिए हो। ठीक है। और कितना वर्किंग कैपिटल है लोन में? 10,000 वन ईयर टेन्योर के लिए, उसको 20,000 कर दिया जाएगा, 50,000 सेकेंड एंड थर्ड ट्रांचेस में दिया जाएगा। तो वर्किंग कैपिटल का मतलब है कि डेली बेसिस के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के खर्चों को पूरा करने की जो फाइनेंशियल मैट्रिक होती है, जैसे आपको वर्किंग कैपिटल को ना ऑपरेटिंग कैपिटल भी कहते हैं, अगर आपने सुना हो तो। ठीक है। तो करंट एसेट्स के लिए जो भी पैसे की जो रोजाना की ज़रूरत है आपके, किसी भी देखो कंपनी में हो, कोई भी फैक्ट्री हो, तो वहाँ पर ये लगती लगती है। ऐसे कैश नीड होता है ना, आपको किसी को वेजेस पे करनी है, रॉ मटेरियल देना है, वो डेली लगता है खर्चा। तो उस खर्चे को वर्किंग कैपिटल लोन दिया जाएगा उसके लिए, वो भी कोलेट्रल फ्री होगा, कोई कोलेट्रल रखने की ज़रूरत नहीं है, किसी सामान को गिरवी रखने की, किसी एसेट को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सीधा सीधा एक साल के लिए 10,000, फिर अगले दूसरे तीसरे साल में 20,000 से 50,000 कर लिया जाएगा। ठीक है। ऑन रिपेमेंट ऑफ अर्लियर लोन, जैसे आप रिपेमेंट करते जाएंगे उस हिसाब से आपको देते जाएंगे। अच्छा, उसके बाद इसका दूसरा मकसद ये था कि रेगुलर रिपेमेंट्स को इंसेंटिवाइज करना, यानी इसमें इंटरेस्ट सब्सिडी दी जा रही है 7% की पर एनम। हर साल इसमें इंसेंटिवाइज करा गया है कि जो रेगुलर रिपेमेंट करेंगे उनको इंटरेस्ट की भी सब्सिडी मिलेगी। 7% उनका इंटरेस्ट जो होगा उसमें सब्सिडी मिल जाएगी। देखो, वो भी फायदा हो गया। फिर रिवॉर्ड डिजिटल ट्रांजैक्शन, अगर आप डिजिटली पैसा पे करते हो बाय वे ऑफ कैशबैक अप टू 1,200 रुपये, तो आपको हर साल 1,200 रुपये कैशबैक मिलेगा। देखो, बहुत सारी छूट दे दी गई। अब इस स्कीम को कब शुरू किया गया, कौन सी नोडल मिनिस्ट्री है, किस टाइप की ये स्कीम है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे बड़ी बात कि एक तो ये माइक्रो क्रेडिट स्कीम है। ठीक है ना, माइक्रो क्रेडिट स्कीम है किनके लिए? अर्बन स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। जो अर्बन स्ट्रीट वेंडर होता है उनके लिए ये की जाएंगी। अच्छा देखो, अब सबसे बड़ी बात है, हम इतनी देर से स्ट्रीट वेंडर्स कह रहे हैं, तो स्ट्रीट वेंडर्स का मतलब समझते हो आप क्या होता है? तो स्ट्रीट वेंडर का एक सीधा सा मतलब है गाइस, कि जो लोग फूड या कोई दूसरे चीज़ों को, प्रोडक्ट्स को बेचते हो स्ट्रीट पे। ठीक है, किसी गलियों में जो सामान आप देखते होंगे, स्ट्रीट वेंडर्स आते होंगे, वो पब्लिकली लार्ज आपको गुड्स देते हैं, उनका कोई परमानेंट बिल्टअप स्ट्रक्चर नहीं होता जहाँ वो बेचते हैं। वो ऐसे ही गली गली जाके सामान को बेचते हैं, उनको हम स्ट्रीट वेंडर्स कहते हैं। तो ये माइक्रो क्रेडिट स्कीम है गाइस। 2020 में हमें ये लॉन्च करनी पड़ी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा कोविड-19 का इम्पैक्ट ऐसे लोगों पे पड़ गया था, और इनका लाइवलीहुड एक्टिविटीज़ को फिर से रिज्यूम करने के लिए ये काम करना, ये स्कीम को देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। अब ये सेंट्रली सेक्टर स्कीम है, यानी कि सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट 100% पैसा देती है। यहाँ पे कोई स्टेट का कोई शेयर नहीं होता है क्योंकि सेंट्रली सेक्टर स्कीम है ये। ठीक है। अब इसमें जो मिनिस्ट्री काम करती है, याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ध्यान रखना इस बात का। उसके अंडर ये काम, ये स्कीम आती है। हर आपको पता है, हर मिनिस्ट्री के साथ जो भी स्कीम्स हैं, प्लीज उसको जरूर याद करके जाइएगा। चैनल तो करा ही रहा है, आपको चैनल में बहुत कुछ मिल जाएगा जिसमें आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी एग्जाम को लेके। अब जो इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करेगा ना, याद रखना, सिड भी है उसके लिए, पार्टनरशिप कर रखा है इन्होंने MOHUA के साथ, यानी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के साथ। स्मॉल इंडस्ट्री जो डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है, इसके साथ ये साइन इन्होंने करा है। क्यों करा है?
ताकि ये अच्छे से इसको इम्प्लीमेंट कर पाएँ। क्योंकि देखो वो भी बहुत ज़रूरी था गाइस, कोई ना कोई नोडल इंडस्ट्री होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अब देखो जो ये स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है ना, इस बैंक का काम ही यही है, इस बैंक का काम ही यही है सिडबी का, कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जिसका काम है प्रमोट करना, फाइनेंस करना माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को। ठीक है, इनका काम ये होता है। अब क्या ये गवर्नमेंट बैंक है? तो आप बताना कि एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ये भी ध्यान रखना। इसका फंक्शन दो 1990 में ही गाइस ये सिडबी आपका आ गया था, 1990 में ही आ गया था, अंडर द एक्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट एक्ट। इसमें कोशिश यही की जाती है एमएसएमई को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करा जाए, जितनी भी आपकी एमएसएमई इंडस्ट्रीज़ हैं। सिडबी वर्किंग कैपिटल असिस्टेंस देती है, टर्म लोन्स देती है, इक्विटी सपोर्ट देती है एमएसएमई सेक्टर्स के लिए। तो बहुत काफ़ी इसके अंडर ये सारी चीज़ें आती हैं। तो ये ज़रूर आपको ध्यान रखना है कि सिडबी के बारे में थोड़ा आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूर होनी चाहिए थी, इसलिए दे दी गई है। अच्छा, अब इसी में एक टर्म आया बड़ा इंपॉर्टेंट, जिसको कहते हैं परसिस्टेंसी रेशियो। अब याद रखो, स्वनिधि जो ये हमारा गवर्नमेंट स्कीम है, लोन रिपेमेंट के अकॉर्डिंग ये क्या कहता है? कहता है देखो, परसिस्टेंट रेशियो वो है जब व्यक्ति अपने फर्स्ट लोन को रीपे करे अपॉन रेशियो में बेसिकली, एंड टेकिंग द सेकंड लोन, उसके रेशियो को हम परसिस्टेंट रेशियो कहते हैं। अब इस स्कीम के फीचर्स क्या है, कौन लोग हैं जो इसके लिए एलिजिबल हैं? तो याद रखो, वो सभी स्ट्रीट वेंडर्स जो अर्बन एरियाज में इंगेज हैं, वेंडिंग कर रहे हैं, 24 मार्च 2020 से पहले पहले से, वो सारे ही स्कीम के अंडर आते हैं। डेट ज़रूर याद रख लेना, क्योंकि क्या होता है कि वो डेट दे दी गई होती है। ज़रा सा देखो, हर स्कीम पे ना स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं, तो आप खाली इतना ही याद रहे कि इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी क्या है, उसकी खाली मिनिस्ट्री याद रहे, या ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है या सेंट्रली सेक्टर स्कीम है, या खाली इसके ईयर याद रहे, उससे काम नहीं चलेगा। यू यू शुड नो, यू शुड अवेयर अबाउट इट कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वो आपको प्रॉपरली पता गवर्नमेंट स्कीम का होना चाहिए। तो याद रखो, जो भी व्यक्ति 24 मार्च 2020 से पहले पहले के जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं अर्बन एरिया के, वो सभी स्कीम का पार्ट हैं। अब कहा जा रहा है, ऐसा कौन सा क्राइटेरिया है जिससे इन एलिजिबल वेंडर्स का आइडेंटिफिकेशन हो? तो सबसे पहली बात है, स्ट्रीट वेंडर्स ने इसके पास ना सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग होना चाहिए, आइडेंटिटी कार्ड होना ज़रूरी होना चाहिए। और वो आइडेंटिटी कार्ड कौन इशू करता है? यूएलबी, अर्बन लोकल बॉडीज़ के थ्रू जो ये होती हैं, इनके थ्रू आपको सबसे पहले आइडेंटिटी कार्ड आपके पास होना चाहिए, अगर आप चाहते हो यहाँ पर एलिजिबल वेंडर बनना। स्ट्रीट वेंडर में भी एलिजिबल वेंडर कौन होगा, तो उसके लिए भी आ गई बात। सेकंड बात है, वो वेंडर्स जो सर्वे में आइडेंटिफाई हुए हो लेकिन उनको अभी तक आइडेंटिटी कार्ड इशू नहीं किया गया है, वो भी स्कीम का पार्ट है, ध्यान से सुनना। तीसरी चीज, वो वेंडर जो आपके अर्बन लोकल बॉडीज के आइडेंटिफिकेशन सर्वे में भी छूट चुके हैं, या उन्होंने वेंडिंग शुरू करी थी कंप्लीशन ऑफ द सर्वे के बाद, तो उनको ना लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जाएगा कि भाई ये व्यक्ति, मतलब ये टाउन कमेटी के थ्रू ही जाता है उनको, वो लोग भी एलिजिबल है। फिर चौथी बात है कि वो सभी वेंडर्स जो आपके सराउंडिंग डेवलपमेंट में है, पेरी अर्बन रूरल एरियाज में है, वो सभी को लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जाएगा और उनको भी इसके अंडर पार्ट माना जाएगा। अब कह रहा है कि क्या ऐसा भी कुछ है कि कोई एलिजिबल स्टेट या यूटी है? तो कह रहा है कि जहां जहां पर भी ऐसे वेरिएशन बेनिफिशियरीज होंगे, जो स्टेट है यूटीज में जहां पर ये नोटिफाई रूल कर दिया गया है, वो सभी के सभी इसका पार्ट है। कह रहा है ये स्कीम कब तक चलेगी, इसकी टाइमलाइन क्या है? तो इसी साल का दिसंबर 2024, इसीलिए आपको और ज्यादा पता होना चाहिए स्कीम के बारे में। क्रेडिट गारंटी, यानी स्कीम में कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जिसमें क्रेडिट गारंटी कवर दिया गया है फॉर द लोन सैंक्शनड। क्रेडिट गारंटी में क्या बोला गया है कि इसी स्कीम में कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जिसमें क्या दिया जा रहा है, जिसमें कोशिश की जा रही है कि लोन सैंक्शन उसी स्कीम के थ्रू करा जाए। और यहाँ पर एक क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट भी है माइक्रो स्मॉल एंड एंटरप्राइजेस का, वो एडमिनिस्टर करेगा। अब याद रखो, स्वनिधि से समृद्धि प्रोग्राम भी स्कीम है, ये एक एडिशनल प्रोग्राम है स्वनिधि स्कीम का। प्लीज मेमोराइज दिस थिंग कि क्या बोला जा रहा है। बोला जा रहा है कि जो पीएम स्वनिधि है, ये जो आपका स्वनिधि स्कीम है बेसिकली गाइस,
इससे अब समृद्धि तक भी इसमें चलाया जा रहा है। ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है स्वनिधि से समृद्धि प्रोग्राम, क्योंकि ये कोशिश की जा रही है कि सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट स्ट्रीट वेंडर तक पहुंच जाएं और इनकी होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, इनकी सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। इसलिए ऐसा किया जा रहा है कि स्वनिधि से भी आगे बढ़कर समृद्धि दी जा सके, प्रॉस्पेरिटी दी जा सके। कह रहा है ये काम कर कौन रहा है, कह रहा क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया इसमें इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर है। कौन है? तो याद रखना, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ही इस पे काम कर रहा है, ये इम्प्लीमेंट कर रहा है स्वनिधि से समृद्धि। अब क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया आया कब? 1997 के अंदर आया। ये एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप थी, मॉडल था, जिसका काम है क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बढ़ाना पूरे इंडिया में, सोशल इकोनॉमिक स्फेयर्स में बढ़ाना। जॉइंटली ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन इंडस्ट्री जो आपकी एसोचैम है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज का पार्ट है। क्या क्यूसी एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है? याद रखना, क्यूसीआई जो है ये एक आपकी कैसी ऑर्गेनाइजेशन है? ये आपकी गाइस एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये भी आपको ज़रूर ज़रूर याद रखना है ये पार्ट भी। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का काम ही यही होता है कि इस्टेब्लिश करना, ऑपरेट करना चीज़ों को इस तरह से कि वहाँ की क्वालिटी प्रमोशन में बहुत ज़्यादा ध्यान होता है इनका। ये बहुत ज़्यादा इस बात का ध्यान रखते हैं कि क्वालिटी में किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ ना किया जाए। तो याद रखना, 1997 में आई थी, ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है, इसका काम है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का प्रमोट करना क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को सभी सोशल एंड इकोनॉमिक सेक्टर्स में। इसका हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली के अंदर ही पाया जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि कई बार बॉडीज पे क्वेश्चन आ जाता है, पता नहीं चलता हमें कि बॉडी कहाँ आई थी। तो यू शुड एटलीस्ट अवेयर अबाउट इट कि जो हमारा, ये ध्यान दोनों बातों में रखना। देखो, स्वनिधि से समृद्धि क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया इस पे काम कर रही है। और अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि अगर इस तरह से अगर बात की जा रही है कि क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया हो गई, एक यहाँ पर हमने बात की थी कि इस स्कीम को कौन कर रहा है, स्वनिधि से वाली, तो यहाँ पर अलग मैटर है। यहाँ मैटर क्या है कि यहाँ पर आपकी स्मॉल इंडस्ट्री सिट भी इसमें इम्प्लीमेंट कर रही है एमओएचयू के क्या पार्टनर बनकर। तो ये हमें नहीं भूलना है, दोनों बातों को ध्यान रखना है। इसमें बहुत बारीकी से गवर्नमेंट स्कीम्स की तैयारी करो गाइस। कोई भी क्वेश्चन आई एम टेलिंग यू नहीं आपसे खराब होगा, और आप समझ के चलो कि गवर्नमेंट स्कीम से एक आध क्वेश्चन जरूर आता है। एक दो क्वेश्चन अगर आ गए ना गाइस, कहीं पे बैठोगे कोई भी एग्जाम में, आप बड़ा ही धन्यवाद करोगे चैनल का। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। हैव अ नाइस डे टू ऑल।